प्रोटेंडरी तक हो गई थी और एक दो बातें कल रह गई थी। हमें जो है वो फौरी तौर पर नहीं चैप्टर को इतनी आराम से छोड़ देना चाहिए। एक तो मैंने आपको कहा था कि माइनर फाइला कुछ रहते हैं और उन माइनर फाइला को भी हम एडजस्ट करेंगे। लेकिन उसके अलावा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म रह गई थी, दैट इज नोन एज कोरल रीफ्स। ये जो फाइलम नाइडेरिया के जितने इंडिविजुअल्स हैं, ये सारे के सारे एक्चुअली एक स्पेशल किस्म का स्केलेटन ड्रॉ करते हैं अपने जो इनकी मस्कुलर बॉडी होती है उसके इर्द गिर्द। ठीक है। बेसिकली ये मोस्ट एडवांस्ड जो ये एंथोजोआ है ना। ठीक है। अब आपने जो 5 पढ़े थे, एक दफ़ा उनके नेम्स अगर हम रिवाइज कर लेते हैं तो सबसे पहले आपने हाइड्रोजोआ पढ़ा था, फिर स्टोरोजोआ पढ़ा था, फिर स्काइफोजोआ पढ़ा था। हाइड्रोजोआ में हाइड्रा ओबिलिया है जिसमें मेड्यूसा वगैरह दोनों हैं। ठीक है। इनमें जो है वो एक्टोडर्मल जो गेमीटिक जो गोनिड्स हैं वो एक्टोडर्मल है। और उसके अलावा इनके अंदर जो है अ, वो जो विलर नाम का जो था, वो जो लिप्स बने हुए थे इनमें वो था। ठीक है। फिर इनके जो हैं मेड्यूसा और पोलिप दोनों होते हैं। फिर स्टोरोजोआ के बारे में हमने पढ़ा था कि स्टोरोजोआ जो हैं वो गॉबलेट शेप्ड होते हैं और उनमें 8 टेंटिकल्स के क्लस्टर्स होते हैं, जिनको पहले शामिल किया गया था स्काइफोजोआ में। स्काइफोजोआ से इनको क्यों निकाला गया? बिकॉज स्टोरोजोआ जो है उनमें मेड्यूसा शेप है ही नहीं, पॉलिप शेप्ड है सिर्फ। फिर हमने स्काइफोजोआ देखा था। स्काइफोजोआ वो ग्रुप था जिसमें सिर्फ जेलीफिश थी। ठीक है। और ये वो ग्रुप था कि जिनका जो है वो जिनके बड़ी पर्टिकुलर शेप और इनके टेंटिकल्स की बड़ी पर्टिकुलर शेप थी। फिर इनमें जो है वो रुपेलिया रुपेलिया जो है वो एक रुपेलियम या रुपेलिया, इनके स्पेशल स्ट्रक्चर्स थे। ये रुपेलियम, ये जो इनकी नॉचेस थी यहाँ पर, ये बड़े स्पेशल स्ट्रक्चर्स इनके अंदर मौजूद थे और इनके नंबर ऑफ टेंटिकल्स बड़े मखसूस होते हैं इनके जो है ना। फिर इसी तरीके से क्यूबोजोआ हमने पढ़ा था। क्यूबोजोआ आर ऑल्सो लाइक जेलीफिश, लेकिन इनमें भी सिर्फ मेड्यूसा होता है। और स्काइफोजोआ जो होते हैं इनमें पोलिप बड़ा रिड्यूस्ड होता है। ज़्यादातर इनमें जेलीफिश में मेड्यूसा एग्जिस्ट करता है। फिर इनमें हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी कि ये जब इनका लाइफ साइकिल चल रहा होता है तो प्लेन्यूला जो बायलेटरल लार्वा है उसमें स्काइफिस्टोमा बनता है, स्ट्रोबिला बनता है, यूफाइरा बनता है। ठीक है। क्यूबोजोआ जो है वो क्यूब शेप जेलीफिश है, जस्ट लाइक दिस। ये क्यूबोजोआ जो है वो एक क्यूब सा बना देते हैं। ठीक है। तो इनके इनमें भी मेड्यूसा है। उसके बाद एंथोजोआ। एंथोजोआ के बारे में मैंने आपको कहा था कि इनका सबसे यूनिक फीचर ये है कि ये ऐसे जो है वो नाइडेरियंस हैं कि इनके अंदर फेरिंग्स होती हैं, मिजेंट्रीज होती हैं। मिजेंट्री आपको पता है कि मिजेंट्री, ये जो बड़े एनिमल्स होते हैं इनमें मीजोडर्म से डिराइव्ड होती है। तो ये बड़ी हैरत की बात है क्योंकि ये तो डिप्लोब्लास्टिक्स हैं जो आप पढ़ रहे हैं इस वक्त, लेकिन इनमें मिजेंट्रीज होती हैं जो कि गालबन एक्टोडर्म से डिराइव्ड होती हैं। और बॉडी की शेल्विंग हुई हुई होती है और बॉडी की कंपार्टमेंटलाइजेशन बड़ी एक्सीलेंट हुई हुई होती है। ये सारा कुछ जो है वो हमने इसमें कल तक देखा था। फिर हमने आखिर में ये पढ़ा था कि जो एंथोजोआ है ये वो होते हैं, सेसाइल होते हैं, या ये ग्लाइड करते हैं ज़मीन के ऊपर, हल्का हल्का मूव करते हैं वेव लाइक फैशन में। और इनके टेंटिकल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। इसी तरीके से वो जो टेंटिकल्स की फॉर्मेशन है और वो सारा कुछ है वो यहाँ पर गिवन है। जैसे ये देखिए, इनके टेंटिकल्स बहुत बड़े बड़े हैं, बड़े ही स्टाइलिश किस्म के टेंटिकल्स हैं इनके। और उसके अलावा ये सारी बॉडी का पैटर्न जो आपके सामने है, ये एंथोजोन्स हैं। ये तमाम एंथोजोन्स ऐसे होंगे। अब आते हैं इसके ऊपर कि ये जो एंथोजोन्स हैं इनका जो फीचर पढ़ने से रह गया था बेटा, वो ये था कि ये ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं ये अपनी बॉडी के आउटर साइड के ऊपर एक स्केलेटन बनाते हैं विच इज नोन एज कोरल। ये देखिएगा, स्टोनी कोरल्स फॉर्म कोरल रीफ्स एंड एक्सेप्ट फॉर लैकिंग siphonoglyphs are similar to the anemones. Their common name derives from a cup-like calcium carbonate exoskeleton that calcium carbonate का exoskeleton होता है that epithelial cells secrete around the base and the lower portion of the column. ठीक है। अब होता क्या है कि एक तो ये एक्सोस्केलेटन होता है, ये जितना कोरल रीफ है ये एक्सोस्केलेटन होता है। दूसरा ये है कि इनके इन कोरल रीफ्स में पोर्स होते हैं। जब टेंटिकल्स ने बाहर आना होता है तो वो उन पोर्स से बाहर आते हैं। जैसे मैं यहाँ पर जो है वो लिखता हूँ एखेंथोजोइक एक्सोस्केलेटन फॉर एग्जांपल, वही बात है एखेंथोजोइक एक्सोस्केलेटन। ये यहाँ पे हाइड्रा वो आर्थ्रोपोडा का शो कर रहा है, हम इसको रीफ लिख देते हैं।
क्या कर रहा है ये, मैं इसको मोर पर्टिकुलरली चाह रहा था। ये देखिए, ये अब जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये पर्टिकुलरली अपने आप का अपना जो एक्सोस्केलेटन है उसको, यानी कि अपने कोरल रीफ को स्ट्रेंथन करते रहते हैं, अपने कोरल रीफ को स्ट्रेंथन करते रहते हैं विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि ओशन में मौजूद होता है। और ये कैरेक्टरिस्टिक कलर होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इनके जो कलर्स होते हैं वो इनकी स्पीशीज की निशानी होते हैं, ठीक है। लेकिन ये है कि इनके अपने जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं वो ये बाहर का एक्सोस्केलेटन रिलीज करते हैं, और इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है उसमें बाकायदा पोर्स होते हैं। जब इन्होंने अपने टेंटिकल्स, ये जो टेंटिकल्स हैं, जब इन्होंने अपने टेंटिकल्स बाहर निकालने होते हैं तो वो टेंटिकल्स जो हैं वो एक्चुअली ये पोर्स के जरिए बाहर निकालते हैं, इनकी पूरी बॉडी कवर होती है, ठीक है। ये इन्होंने जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन दिखाया हुआ, गौर कीजिए ये वाला जो आपके सामने है, ये इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन दिखाया हुआ है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट स्केलेटन है ये बेसिकली ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इन्होंने बकायदा दिखाया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन के ऊपर जो है वो इनकी बॉडी की एक और लेयर होती है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि इन्होंने ये क्या बताया हुआ है। लेकिन ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का पूरा स्केलेटन है ये इन टेंटिकल्स के जगह पर एक्चुअली इसके पोर्स होते हैं। जैसे ये देखिए, ये ऐसे पोर होगा, यहाँ पोर होगा, इस जगह पोर होगा, ये पोर होगा, इनमें से हर एक टेंटिकल की जगह पर पोर होते हैं। और जब इन्होंने इन टेंटिकल्स में यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई डेंजर फील होता है ना, अगर कोई खतरा फील होता है तो ये जितने टेंटिकल्स होते हैं ये फौरन इस कैल्शियम कार्बोनेट के एक्सोस्केलेटन के अंदर चले जाते हैं। ये बड़ा ही यूनिक किस्म का फिनोमिना होता है। अच्छा, लेकिन एक और बात जो यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट है वो कहता है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है ना, द एक्सोस्केलेटन, या आप उसको कह दें कोरल, कोरल इज अ रिजल्ट ऑफ ए symbiotic, coral is a result of symbiotic association। इस बात से मुराद क्या है, इस बात से मुराद ये है बेटा कि ये जो कोरल होता है ना ये ऑर्गेनिज्म अकेला नहीं बना सकता। यानी ये जो भी पॉलिप है, ये भी जो भी अकेंथोजोन है, ये कोरल अकेला नहीं बना सकता, बल्कि उसको थोड़ी सी हेल्प की जरूरत होती है। इसके लिए वो हेल्प लेता है एक एल्गी की, जिसको आप कहते हैं जूजेंथिला। ये अकेला नहीं बना सकता बल्कि ये जूजेंथिला की हेल्प लेता है। यहाँ गौर कीजिएगा जूजेंथिला ऐसी किस तरह हेल्प कर रहा है। Stony corals have large population of these algae. Photosynthesis by dinoflagellate zooxanthellae often provides a significant amount of organic carbon for the coral polyps, and metabolism by polyps provide algae with nitrogen. यानी उससे नाइट्रोजन लेता है। फॉस्फोरस, सॉरी यहाँ पर ये गलत हो गया, नाइट्रोजन, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिखा हुआ है, हाँ ठीक है। Studies suggest that zooxanthellae aid in budding coral reefs by promoting exceptionally high rates of calcium carbonate deposition. As zooxanthellae removes CO2 from the environment of the polyp, associated pH changes induces the precipitation of dissolved calcium carbonate as aragonite, coral limestone. It is thought that the 90-meter depth limit for the coral reef building corresponds to the limits to which the sufficient light penetrates to support zooxanthellae photosynthesis। यहां से ये बात साबित हो जाती है कि कोरल रीफ्स वो जो अकेंथो बना सकता है, तौर पर कहा है कि एक तो अकेंथोजोन जो है वो कार्बन प्रोवाइड कर रहा है, दूसरा कार्बन क्योंकि वहां से रिमूव हो जाता है। आपको ये भी पता है कि जब ये जो वाटर है इसमें जब कार्बन होगा तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं H2O प्लस CO2 H2CO3, और जब इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है तो ये बन जाता है H प्लस और HCO3 नेगेटिव, ठीक है। और ये HCO3 नेगेटिव जो है ये पीएच में चेंज ले आता है, क्योंकि ये बेसिक है, ये पीएच में चेंज ले आता है। और इसी तरीके से हाइड्रोजन आयंस जो हैं ये भी पीएच में चेंज ले आते हैं। वो कहता है कि जो जब ये जो एलजी है ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है। अब आपको अच्छे तरीके से पता है एलजी ने फोटोसिंथेसिस करनी है, इसका मतलब क्या है कि वो CO2 को यूज कर लेगा।
C6H12O6 CO2 को यूज कर लेगा तो वाटर जो है उसके साथ CO2 के कंबाइन होने के चांस ही नहीं बनेंगे, जिसकी वजह से कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा। ये कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा। जब CO2 रिमूव हो जाएगी तो कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा, और कार्बोनिक एसिड नहीं बनेगा तो H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव नहीं बनेगा। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा बेटा ये होगा कि ये जो पीएच चेंज है उसकी वजह से कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो किसमें स्टोर हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट स्टोर हो जाएगा कोरल रीफ में, यानी उसके एक्सोस्केलेटन में स्टोर हो सकेगा। इसको आप यूं कह लीजिए कि बेसिकली H2O से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिमूव करके जूजेंथिला एल्जी जो है वो एक्ैंथोजोन की हेल्प कर रहा है कि वो उसको डिपॉजिट कर सके। किसको? वो कैल्शियम कार्बोनेट को डिपॉजिट कर सके। आप लोगों को शायद याद हो, आप काफी पहले हमने ये चीज पढ़ी थी। मैं जरा एक दफा इसको ओपन करके आपको बताता हूँ। काफी पहले हमने एक चीज पढ़ी थी और वो क्या था कि वो ये था कि जब हमने ये कहा था कि जो एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बन सॉरी एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड इन environment cause the acidification of oceans। और उसमें हमने ये कहा था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करती है वाटर के साथ। वाटर के साथ रिएक्ट करने पर H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव अल्टीमेटली बनता है। अब इस HCO3 नेगेटिव का नुकसान क्या होता है? एक तो H पॉजिटिव बढ़ गया, इसका मतलब है पीएच का चेंज आएगा। दूसरा, ये HCO3 नेगेटिव बेसिकली जितना ज्यादा HCO3 नेगेटिव बनेगा ये कार्बन को ट्रैप कर लेगा, कार्बन ट्रैपिंग। और कार्बन ट्रैपिंग होने की वजह से जो कोरल रीफ होंगे उनके बनने के रेट में बदलाव आ जाएगा। कहने से मुराद ये है कि ये जो एसिडिफिकेशन है इसमें ये H पॉजिटिव काफी बुरी तरह इफेक्ट करेगा। और ये H पॉजिटिव जो है ये एक्चुअली जो ओशन होगा उसकी पीएच भी चेंज करेगा, और ये HCO3 जो है ये कार्बन को कंबाइन भी कर लेगा, जिसकी वजह से जो कार्बन है उसके जो वो जो कोरल रीफ है उसको जो कार्बन इनफ चाहिए वो इनफ कार्बन नहीं रहेगी। तो यहां पर आपके सामने है कि जूजेंथिला ने यही काम करना था। अगर कार्बन एक्स्ट्रा हो जाएगी तो वो ये काम नहीं कर सकेगा। कार्बन अगर ओशन में एक्स्ट्रा हो जाएगी तो वो ये काम नहीं कर सकेगा। इसका नतीजा ये निकलेगा कि जो पीएच है वो सूटेबल नहीं होगी और कैल्शियम कार्बोनेट कोरल रीफ में एडजस्ट नहीं हो सकेगा, एड अप नहीं हो सकेगा, जिसका नतीजा ये निकलेगा कि फिर अल्टीमेटली ये कोरल रीफ खत्म होना शुरू हो जाए। ठीक है, इसका एक लिखा हुआ है, मैं आपको कोशिश करता हूं कि मैं वो यहाँ से आपको जो है वो दिखा दूं। केमिस्ट्री ऑफ लाइफ में था गलबन, यहीं पे था। लार्ज बायोमोलिक्यूल्स नो बॉन्डिंग टू देयर एटम्स, वाटर एंड लाइफ, ये रहा। ये देखिए, ओशियनिक एसिडिफिकेशन। ठीक है, इसमें वो बता रहा है CO2 इसमें H2CO3, H2CO3 जब ब्रेक होता है तो ये H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव बना देता है। अब गौर कीजिए, ये है वो बात जो यहां कंप्लीट होती है। H पॉजिटिव जब निकलेगा, ये CO2 कहां से आ रही है? एनवायरमेंट से आ रही है। इसने कार्बोनिक एसिड बनाया, कार्बोनिक एसिड जब ब्रेक हुआ तो H पॉजिटिव उस कार्बोनेट आयन को पकड़ लेगा जो कार्बोनेट आयन आयन जो है इट इज एक्चुअली डेस्टिन्ड फॉर दिस कार्बोनेट आयन इज एक्चुअली डेस्टिन्ड फॉर कोरल, लेकिन ये इसके साथ अटैच होकर अब ये जो है यहां पर ट्रैप हो जाएगी। जो कार्बोनेट आयन है ये यहां पर ट्रैप हो जाएगा, और ये कार्बोनेट आयन जिसने इसके साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाना था, गौर कर लें बात वो यहां पूरी कर रहा है। ये देखिए, मैं इसीलिए यहां पर आया हूं कि वहां बात पूरी नहीं हो रही थी। कैल्शियम के साथ मिलकर इस कार्बोनेट आयन ने कैल्शियम कार्बोनेट बनाना था जिसने जाना था आपके कोरल्स में। ठीक है, अब वो वही कार्बोनेट आयन
जो कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बना सकता था, वही कार्बोनेट आयन हाइड्रोजन के साथ मिलकर HCl3 नेगेटिव बना रहा है और ट्रैप हो रहा है, जिसकी वजह से जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो नहीं बन सकेगा और कोरल रीफ की फॉर्मेशन रुक जाएगी। तो ये इस लिहाज से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही चीज वो यहां पर भी लिखता है। गौर करें आप वाइल्ड लाइफ अलर्ट में, वो ये बात वाज़ेह तौर पर लिखता है कि कोरल्स, एक तो पहली बात ये है कि कोरल्स वैसे बड़े इंपॉर्टेंट है क्योंकि टूरिस्ट पॉइंट होते हैं, इससे हम मिलियंस ऑफ जो है वो डॉलर्स या मिलियंस ऑफ रुपीस की इकोनॉमी जो है वो जनरेट की जा सकती है। और आपको ये भी पता है कि कोरल्स ज्यादा डेप्थ में हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते वैसे? सर ज्यादा डेप्थ में तो मतलब वहाँ बहुत ज्यादा आई थिंक, मतलब सर वहाँ पानी भी, सर जो सेडिमेंट्री रॉक्स वगैरह बनते हैं सर कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से कि वहां पे वो नहीं होंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है, ऐसा नहीं है कि मैं बताया बगैर पूछ रहा हूं। अभी हमने क्या कहा है कि कौन सा वो ऑर्गेनिज्म था जिसकी सिम्बायोसिस के साथ वो कोरल बना रहा था, जो एनवायरनमेंट से कार्बन रिमूव कर रहा था। छोटे बच्चों की तरह भूल गए थोड़ी देर पहले बताई हुई बात। ये देखें, हमने क्या कहा था कि ये आपका एक, ये अकेंथोजोन है, ठीक है, ये अकेंथोजोन है, और ये अकेंथोजोन अकेला नहीं बना सकता, इसको चाहिए कार्बोनेट आयन जो कि कैल्शियम के साथ मिले और कैल्शियम कार्बोनेट बनाए, ठीक है। ये काम इसको कौन करके देता है? ये काम इसको इसकी वॉल में मौजूद एक एल्गी करके देता है, जो जूजेंथिला जो है कहलाता है। और ये देखिए उसने यहां वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि, दोबारा आपको यहां पर मैं पढ़ के दिखा देता हूं, वो कहता है कि एज जूजेंथिला रिमूव CO2 फ्रॉम द इन्वायरमेंट of the polyp, associated pH changes induce the precipitation of dissolved calcium carbonate। देखिए, एक्सेसिव CO2 जब रिमूव होगी, एक्सेसिव CO2 जब रिमूव होगी तो पीएच ऐसी हो जाएगी कि वो CO3 नेगेटिव और कैल्शियम के रिएक्शन के लिए सूटेबल होगी, और क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कैल्शियम कार्बोनेट इसमें डिपॉजिट होगा। तो ये काम किसके साथ मिलकर करना है उसने? एलजी के साथ। अब अगर उसने ये काम एलजी के साथ मिलकर करना है, तो इसका क्या मतलब है कि जब एलजी ज्यादा डेप्थ में जाएगा तो उसको लाइट रिसीव नहीं होगी, और लाइट रिसीव ना होने की वजह से एलजी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकेगा, लिहाजा कोरल रीफ ज्यादा डेप्थ में हो ही नहीं सकते। अच्छा, अब उसके बाद जो कोरल रीफ है, अगर वो ज्यादा डेप्थ में नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये होगा सीधा सीधा कि ये शैलो वाटर में होंगे, आपके रिवर बेड जो होगा या ओशन का जो ओशन बैंक जो होगा उसके साथ साथ होंगे। आप जो भी वेस्ट उस ओशन बेड में फेंकते जाएंगे, ये कोरल रीफ उसको तबाह, ये कोरल रीफ उसकी वजह से तबाह होते जाएंगे, चाहे वो लिफाफे हो, चाहे वो कार्बनिक वेस्ट हो, चाहे कुछ भी हो, कोरल रीफ्स आपके तबाह होते जाएंगे। और ये कोरल रीफ्स बहुत बड़ा जरिया हैं, क्योंकि होता क्या है कि इनके अंदर के पॉलिप मर जाते हैं, जो अकेंथोजोन है ना, वो मर जाते हैं, और कैल्शियम कार्बोनेट का शेल बाकी रहता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि एक आपके पास जो है वो, ये एक आपके पास एक कोरल है, उसके ऊपर छोटे छोटे पोर्स बने हुए हैं, ठीक है। अब इसके अंदर का जो पोलिप है वो डाई हो गया, अकेंथोजोन जो था, पोलिप हैज डाइड, जो अकेंथोजोन था वो मर गया। ये यहीं पर रहेगा, इट वुड रिमेन हेयर, और इवन इसमें जो होगा वो मजीद स्ट्रेंथ आती जाएगी, क्योंकि कैल्शियम इसमें आकर डिपॉजिट होता रहेगा, स्ट्रेंथ होता रहेगा, स्ट्रेंथन। अब इसके अंदर अपना ठिकाना बना लेंगी छोटी छोटी फिश भी, इसके अंदर बहुत से और ऑर्गेनिज्म भी अपना ठिकाना बना लेंगे। अब जब वो इसमें रहेंगे और आपने इन्वायरमेंट को चेंज किया, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, तो ये कोरल रीफ डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, जो कि आपके नेचर का भी बहुत बड़ा जो है वो एक रेजरवायर है। आपकी जितनी भी वाइल्ड लाइफ है ओशन की, वो सारी की सारी जो है उसमें से बहुत बड़ी वैरायटी वो इधर रह रही है, कोरल रीफ्स में रह रही है। इसके पीछे छुपने की जगह है, इसके अंदर रहने की जगह है, इधर से फूड मिलता है, ठीक है। बहुत सी मछलियां इधर आके फूड लेती हैं अपना,
अब ये सारी जो सिचुएशन है, इससे अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वाइल्ड लाइफ अलर्ट है भाई, ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और इसी तरह से जो आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बैरियर है, उसकी तो पिक्चर्स आप नेट पे भी देख सकते हैं। और ये करोड़ों साल में बनते हैं इतने बड़े बड़े रीफ्स। रीफ इतनी जल्दी नहीं बन जाता, क्योंकि अकेंथोजोन एक दफा मेच्योर होता है, उसके बाद जब ये डेवलप करना शुरू करता है तो उसको अपना एक्सोस्केलेटन बनाने में कोई जल्दी नहीं, वो जल्दी से नहीं बना लेता, बहुत लंबा अरसा लगता है। और अगर उसको थोड़े से अरसे में डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उस जगह की लाइफ बुरी तरह से मुतासिर होती है। जी बेटा, क्लियर हुआ कुछ, वो उसकी फॉर्मेशन क्लियर हुई? ये है टोटल ज़ूज़ैंथिला। CO2 को जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो उसकी वजह से पीएच सूटेबल होनी है, और ये जो कन्वर्जन है ये सूटेबल पीएच के लिए जरूरी है। सूटेबल पीएच इसके लिए जरूरी है। अब आकर खत्म होता है हमारा फाइलम नाइडेरिया, और इसके बाद अब हम जो है वो आगे मूव तो करते हैं, लेकिन बेटा यहाँ पर एक दो मिनी फाइला हैं जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं। और ये डिस्कशन करना इसलिए ज़रूरी है कि एक तो वैसे हम क्योंकि क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, दूसरा ये जो हम यहाँ पर मैप ड्रॉ करते हैं ना, ये मैप जो है ये बड़ा वो है, ज़रूरी है। और ये कहाँ आ गया? हाँ ये रहा। ये मैप बड़ा ज़रूरी है। इस मैप के अंदर ना ये जो छोटे छोटे फाइला है ना, ये एडजस्ट होने हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे जो दो छोटे छोटे फाइला हैं वो हम यहाँ पर कैसे पढ़ेंगे। बेटा ये आपके इस चैप्टर के बिल्कुल एंड के अंदर आपको दो छोटे बेसल फाइला दिए गए। ये बेसल फाइला हैं, ये ज़हन में रखिएगा। और बेसल फाइला क्या होते हैं? हाँ जी, कल से बेसल बेसल कर रहा हूँ मैं, बता देना। आउटग्रुप। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है, एक वर्ड में आपने डिफाइन कर दिया, आउट ग्रुप। बेसल फाइला वो है जो कि अपने बाकी तमाम रिलेटिव से डाइवर्ज हो चुका है। एंसेस्टर कॉमन है लेकिन वो डाइवर्ज हो चुका है, वो बेसल फाइला कहलाएगा। तो ये दो अब ऐसे आप फाइला पढ़ने लगे हैं जो कि एक तो छोटे हैं, बहुत कम स्पीशीज है इनकी। दूसरा ये कि ये बेसल फाइला के तौर पे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल एक है प्लेकोजोआ। अब ये प्लेकोजोआ ये टू सेल लेयर ऑर्गेनिज्म है, टू सेल लेयर ऑर्गेनिज्म है। और इसमें अगर आप पढ़ें तो ट्राइकोप्लेक्स एडबेरेंस जो है ये ऑर्गेनिज्म ये बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें एक एपिथेलियम होती है, और जो एपिथेलियम होती है उसने अंदर की लेयर को जरा कॉम्प्लेक्स लेयर जो होती है, वेंट्रल एपिथेलियम जो होती है, डॉर्सल ये सिंपलर होती है, सिंपलर होती है। और जो उसने अंदर की लेयर को कवर किया होता है ये टू सेल लेयर है। वैसे टोटल इसकी 3 लेयर्स आपको नजर आ रही हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिज्म जो है इसके जो कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं ये टू सेल होते हैं। तो आप यूं कह लीजिए कि एक डॉर्सल है, एक सैटेलाइट सेल लेयर है, और एक वेंट्रल सेल लेयर है। तो ये ऑर्गेनिज्म जो है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये टिश्यू लेस है। अब अगर तो ये टिश्यू लेस है तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड ताल्लुक किस फाइलम से बनता है? फाइलम पोरीफेरा। लेकिन इसकी ना तो बॉडी शेप वैसी है, और यहां पर आपको सबसे बड़ी बात जो आपको जो नजर नहीं आ रहे वो क्वेनोसाइट्स हैं। अब क्वेनोसाइट्स जब नहीं है और कोई ऑस्टिया ऑस्कुलम नहीं है यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ऑस्टिया ऑस्कुलम जो फाइलम पोरीफेरा के बकायदा इंट्रोडक्टरी स्ट्रक्चर्स थे, ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जिससे उनको पहचाना जाता है, ऑस्टिया से भी, ऑस्कुलम से भी, और क्वेनोसाइट्स से भी। वो तीनों यहाँ नहीं है। लेकिन ये जो प्लेकोजोआ है बहरहाल इनमें टिश्यू नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे सेल इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, और हाँ रिप्रोडक्शन भी करते हैं, ठीक है। और सिलिएटेड सेल्स होते हैं इनमें। ये एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, खाना भी सिलिएटेड सेल से है और मूव भी इसी से करना है, ठीक है।
तो ये किन के साथ साथ आएंगे? क्वेनोफ्लैजिलेट और स्पंजेस के साथ कहीं जाकर ये आएंगे। तो हमारा ये जो टेबल है उसमें ये कहीं यहां पर आकर बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं जहां तक समझता हूं कि ये इस जगह पर शायद जो है वो एडजस्ट हो सकते हैं, क्योंकि इनके ये बहरहाल जो है वो एक ऐसा फाइलम है जो कि शायद लेस डेवलप्ड देन पोरीफेरा। ठीक है। उसके बाद आ जाता है एक और बेसल फाइला। एक तो टीनोफोरा आपने पढ़ा था। टीनोफोरा जो है ये ट्रिप्लोब्लास्ट था। ये ट्रिप्लोब्लास्ट था जिसकी वजह से फिर आपने इसको बेसल ग्रुप बनाया था। और इसके अंदर इसको किस वजह से? क्योंकि नाइडेरिया डिप्लोब्लास्ट है। नाइडेरिया डिप्लोब्लास्ट है। आपने नाइडेरिया के बजाय टीनोफोरा को बेसल ग्रुप क्यों बनाया था? याद है किसी को? सर हॉक्स जीन्स। जी बहुत अच्छे, शाबाश। हॉक्स जीन्स की वजह से। हॉक्स जो है वो इनमें एब्सेंट है। जो बाकी तमाम में, देखिए इनमें हॉक्स लाइक जीन तो है, लेकिन एग्जैक्ट हॉक्स जीन जो बाकी तमाम एनिमल्स में कॉमन है वो इनमें नहीं है, जिसकी वजह से हमने इनको बेसल ग्रुप रखा था। क्योंकि ये कैरेक्टर इनका पोरीफेरा से मिलता है। पोरीफेरा में भी एग्जैक्ट वो हॉक्स नहीं है जो बाकियों में है, जिसकी वजह से आप कहते हैं कि जो पोरीफेरा है वो उनमें भी जो है वो ये उनके साथ एग्जिस्ट करने चाहिए। फिर लेकिन इनको हमने जो है वो इनको ट्रिप्लोब्लास्ट क्यों कहा था? क्योंकि इनमें बाकायदा मस्कुलर सेल्स होते हैं, मसल सेल्स होते हैं। ठीक है। इनका जो मिजोग्लिया का रीजन होता है उसमें बाकायदा मसल सेल्स होते हैं, इस वजह से इनको हमने ट्रिप्लोब्लास्ट कहा था। अच्छा जी, फिर एक और वजह भी हमें नजर आई थी, वो ये थी कि इनके अंदर बायरेडियल सिमेट्री, लेकिन बायरेडियल जो है वो नाइडेरिया में भी होती है। अगला फाइलम आता है जो कि, अच्छा हैरत की बात यह है कि आपका जो यहां पर मिलर और कैम्बल कॉमन हो जाते हैं। एसिलोमॉर्फा ये एक फाइलम है, बेसल फाइलम, जो कि यहां भी एग्जिस्ट कर रहा है। एसिलोमॉर्फा है लेकिन है बायलेटरल। ये अगर आप देखें डायग्राम तो ये भी बायलेटरल है, ये देख लीजिए। ये बायलेटरल है जिसमें बाकायदा जो है वो एंटीरियर पोस्टीरियर एंड्स भी हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर ये तो होते ही हैं, डॉर्सल वेंट्रल भी हैं। ठीक है। यहां पर वो कहता है कि दे हैव सिंपल फेरिंग्स, इनकम्प्लीट गट, मेसोडर्मल मसल सेल्स, और नो एक्सक्रीटरी और रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट, डू हैव अ रेडियल अरेंजमेंट ऑफ नर्व्स इन देयर एलोंगेटेड बॉडी। नर्व्स मौजूद हैं। अभी तक ये जो हमने पढ़े हैं इनमें नर्व्स मौजूद थी किसमें? ये भी मैं पॉइंट जो है वो नाइडेरिया में मिस कर गया कि फाइलम नाइडेरिया के बारे में एक बात जहन में रख लीजिए कि एनिमल किंगडम में दो तरह का नर्वस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। एक होता है सेंट्रल, जिसमें सिफलाइजेशन होती है, ब्रेन होता है, सारा कुछ वहां से प्रोसेसिंग होती है उधर से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा होता है डिफ्यूज्ड। डिफ्यूज्ड होता है जो पूरी बॉडी में फैला होता है, और हर जो गैंग्लियन होता है वो अपना ही रिस्पॉन्स करता है। जैसे अगर एक टेंटिकल में एक गैंग्लियन है तो वो अपना रिस्पॉन्स करेगा, दूसरे टेंटिकल में दूसरा गैंग्लियन है तो वो अपना रिस्पॉन्स करेगा। सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं होता। ऐसे सिस्टम को डिफ्यूज्ड कहते हैं। तो जो फाइलम नाइडेरिया है, एक फाइलम नाइडेरिया, और दूसरा अब ये जो फाइलम है एसिलोमॉर्फा या एसिला जिसको कहा गया है, ये जो दो फाइला हैं इनके अंदर आपको डिफ्यूज सिस्टम बहरहाल नजर आता है। तो एक तो बायलेटरल सिमेट्री और दूसरा नर्वस सिस्टम की वजह से जो है वो आप गौर कीजिए एसिला को यहां रखा गया नाइडेरिया के बाद। ठीक है। नाइडेरिया के बाद इनको क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ बायलेट्रिया शुरू हो जाता है ना, जब नाइडेरिया खत्म होता है ना तो उसके बाद बायलेट्रिया ग्रुप शुरू हो जाता है। और बायलेट्रिया जो है वो जाहिर सी बात है कि वो फिर जो जो भी बायलेट्रियम होगा वो यहीं पर आएगा। इसको अब यहाँ ये बाकी एनिमल्स का बेसल बन गया। गौर करें, यानी अब बेसल चेंज पे चेंज हो रहे हैं। प्लेकोजोआ था, फॉर एग्जाम्पल फर्ज कर लिया कि प्लेकोजोआ पोरीफेरा के जो है वो पोरीफेरा जो है उसमें फ्लैजेला थे, प्लेकोजोआ में अभी हमने पढ़ा उसमें सीलिया है। एज्यूम कर लेते हैं, वैसे मुझे कंफर्म नहीं है। पोरीफेरा, उसके बाद इसको यहां से देखते हैं, वैसे यहां लिखा होगा मॉलिक्यूलर डाटा सजेस्ट प्लेकोजोन्स आर क्लोजली रिलेटेड टू स्पंजेस एंड क्वानोफ्लैजिलेट्स। और उसके बाद जो है वो ऑर्गेनाइजेशन सजेस्ट लेवल ऑफ नथिंग, यहाँ कुछ नहीं अवेलेबल। तो पोरीफेरा एक बेसल ग्रुप था। फिर अगला बेसल ग्रुप जो है वो इससे हॉक्स जीन की सिमिलैरिटी की वजह से टीनोफोरा बन गया। अब टीनोफोरा जो है वो
उसके बाद जो बेसल ग्रुप बना वो नाइडेरिया था, जिसकी थी तो रेडियल सिमेट्री, और जिसके अंदर जो है वो बायरेडियल या रेडियल सिमेट्री थी, और जिसके अंदर मसल्स नहीं थे। लेकिन हॉक्स जीन की वजह से नाइडेरिया जो है वो बन जाता है बेसल ग्रुप। और अब अगला फीचर जो और ज्यादा एडवांस्ड है, जो कि इनमें नहीं है, वो क्या है? बायलेटरल सिमेट्री। अब बायलेटरल, और दूसरी बात एक और देखिए गौर से, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, अब ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तो जो ये एक तो बायलेटरल, ऊपर से ट्रिप्लोब्लास्टिक, और ऊपर से हॉक्स जीन। इनमें हॉक्स जीन भी है, ठीक है, ट्रिपल ब्लास्टिक और हॉक्स जीन। ये तीन फीचर्स हैं जो कि इसको, एसीला को, बाकी एनिमल्स का बेसल ग्रुप बना रहे हैं। ठीक है, तो ये है वो दो फाइला जो बेसिकली यहां पर बेसल ग्रुप इस वजह से बनते हैं। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए। सर आपने प्लेकोजोआ में सीलिया लिखे हैं ना? जी सीलिया। सर ऊपर उनमें वो जो डायग्राम आपने दिखाई वहां पे फ्लैजेला लिखा हुआ है ऊपर। कहाँ पे? ये फ्लैजेलम ऊपर वाले सर सेल्स में ऊपर ऊपर फ्लैजेलम, देखिए ना हाँ जी ठीक, डायग्राम में। सही है, लिखा हुआ, बिल्कुल लिखा हुआ है। ये सीलिया, ये नीचे सीलिया है, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉन पैरासिटिक। द आउटर बॉडी कंसिस्ट ऑफ सिंपल एथिल विच इनक्लोज द वेंट्रल एपिथेलियल मोनोसिलिएटेड सेल्स। ठीक है, नीचे वाले जो है मोनोसिलिएटेड, हाँ जी मुझसे गलती हुई देखने में, फ्लैजेला जो है यहाँ मौजूद है। और इस लिहाज से अगर आप ये देखते हैं तो मे बी दीज कैन बी पोजिशनड हियर रादर देन हियर। मैंने इसीलिए कहा ना कि इसके पोजीशन के हवाले से, क्योंकि मैंने उस तरह देखा नहीं है, नेट पे भी मुझे नहीं मिला, तो इस वजह से इसकी पोजीशन मुझे कंफर्म नहीं है प्लेकोजोआ की। बट एक और बात में, ये आपकी बात से एक और बात निकलती है, ये कहा किसने? सुमेरा ने कहा था, अलबन सुमेरा थी। ये भी किसने कहा था, ये जो फ्लैजेला वाली बात थी? सर मैंने अच्छा, जोहा। जोहा ने। ये इससे एक और नतीजा निकलता है, इससे इसकी बेसल पोजीशन चेंज हो जाती है, क्योंकि पोरीफेरा में फ्लैजेला तो है, सीलिया नहीं है, जबकि इनमें फ्लैजेला भी है और सीलिया भी है, टिश्यू दोनों में नहीं है। ठीक है, लेकिन अ बिट मोर बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, या बेटर डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी अगर आप देखे हैं तो सीलिया अगर इनमें है तो मे बी दे डिजर्व अ पोजीशन बिलो द पोरीफेरा, ये हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, यहां पर आप देखिए कि ये इन्होंने बकायदा जो है वो पूरा वो बनाया हुआ है, सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स जो है, जिनकी वजह से हर ग्रुप आउट ग्रुप होता जाता है। एंथोसोन्स टू बी एंसेस्ट्रल टू द अदर नाइडेरियंस। ठीक है, अदर नाइडेरियंस के एंसेस्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं एंथोसोन्स। तो इनको जो है वो स्टोरोजोआ, स्काइफोजोआ, क्यूबोजोआ, हाइड्रोजोआ, ये जो हैं ये कह लीजिए कि इनको इन्होंने एक एक कैरेक्टर दिया हुआ है। ये एंथोजोआ, अब ये आपका आ गया बेसल, और उसके बाद इसको हर ग्रुप को किसी न किसी बेस के ऊपर आप आउट करते जा रहे हैं। तो ये एक, अच्छा ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है मिलर हार्ले में, और वो ये है कि यहाँ से एग्जैक्टली इससे आइडिया लेके आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको कैम्बेल में, वही उसी वाले मैप में। ठीक है, ये आपको एंड पे, हालांकि ये मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल शुरू में देना चाहिए मैप, लेकिन बहरहाल वो एक अलग बहस है। लेकिन ये आपको एंड पे जो चीज़ दी हुई है ना, इसकी बेस के ऊपर आप काफ़ी कुछ डिराइव कर सकते हैं। ख़ास तौर पर ये जो फीचर्स लिखे हुए हैं ना, ये असल फीचर्स हैं जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स हैं। ये वो फीचर्स हैं असल में जिनकी बेस पे, जैसे रेडियल सिमेट्री, फिर हॉलो पोलिप टेंटिकल्स। ठीक है, अब इसको आप बाकी सब में, हॉलो पोलिप टेंटिकल्स का मतलब क्या है कि जो एंथोजोआ है उसके अंदर नहीं है, बाकी सब में हॉलो पोलिप टेंटिकल्स हैं। फिर उसके बाद इसका ये जो है ये तो आ गया सिंप्लिजोमॉर्फिक कैरेक्टर। लेकिन ये अब आउटग्रुप क्यों हो रहा है, गौर करें, स्टोरोजोआ आउटग्रुप हो रहा है, सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर इसका है प्लेन्यूला विदाउट सीलिया। ये बड़ी हैरत की बात है कि ये जो स्टोरोजोआ है, जूम कर लेते हैं इसको, जो स्टोरोजोआ है वो विदाउट
इसका प्लेन्युला विदाउट सीलिया है, लिहाजा ये इसका सिनेपोमॉर्फिक है, और जिसकी वजह से ये अब जो है वो बाकियों के लिए आउट ग्रुप हो गया। अब जो कॉमन फीचर होगा जो बाकियों को एक ग्रुप में रखेगा वो मेड्यूसा है। इन तीनों में मेड्यूसा मौजूद होते हैं नेसेसरली। ये जो हैं ये तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं, जो हमने उस दिन भी कल भी बात की थी कि जो हाइड्रोजोआ है ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन करते हैं, और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब ये है कि इनके अंदर मेड्यूसा एग्जिस्ट करता है। तो मेड्यूसा की बेस के ऊपर ये सारे कॉमन है। लेकिन अब ये इसके अंदर जो है स्काइफो और क्यूबो, इनमें जो आ जाते हैं फीचर जिसकी वजह से ये आउटग्रुप हो जाते हैं हाइड्रोजोआ से, वो है रिडक्शन ऑफ पॉलिप। ठीक है, इनके सिनेपोमॉर्फिक एक ये कैरेक्टर हो गया। फिर स्काइफोजोआ जो है वो क्यों अलहदा हुआ क्यूबोजोआ से, गौर करें। स्ट्रोबिलियन जो स्ट्रोबिलियन बना था ना, स्ट्रोबिलेशन, वो जो इनका बन रहा था पोलिप, पॉलिप जो इनका स्ट्रोबिला बन रहा था, वो जो शेप मैंने पर्टिकुलर शेप आपको दिखाई थी वो इनमें बन रही है। जबकि देखेंगे क्यूबोजोआ, इनमें मेड्यूसा क्यूबॉइडल है। ये तो उस वक्त भी बात हुई थी कि इनके मेड्यूसा क्यूबॉइडल हैं। ये इनके सिनेपोमॉर्फिक कैरेक्टर्स हो गए। फिर यहां पर देखिए लॉस ऑफ मिजेंट्रीज एंड गैस्ट्रोडर्मल निमेटोसिस्ट्स, ये किस में आ गया, ये हाइड्रोजोआ में आ गया। सो एक एक कैरेक्टर आप देख सकते हैं और आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सारे एक दूसरे से अलग क्यों हो रहे हैं। दिस इज एन एक्सीलेंट एग्जांपल कि यहां से आपको शॉर्टेस्ट की मिल सकती है कि किसी को किसी से अलग क्यों किया जाएगा, कि शॉर्टेस्ट वे मिल सकता है। लेकिन कब, अब देख लीजिए कि ये जितने कैरेक्टर्स यहां लिखे हुए हैं इन सब के अंदर बहरहाल वो तमाम फीचर्स मौजूद है जो हम पढ़ के आए हैं। तो हमें कैरेक्टर्स इस हद तक जरूर पढ़ने हैं जो इंतहाई यूनिक और डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स हो। जी बेटा, कोई सवाल है तो बताइए। सर ये जो क्लेडोग्राम जी आपने बेटा। दिखाया है इसके अकॉर्डिंग तो एंथोजोआ बेसल ग्रुप है ना, तो फिर सर जो हमने वो कैम्बल में सारी पढ़ी है और ये दूसरी वाली बुक में भी एंथोजोआ एंड पे हैं, तो इनको तो सबसे पहले रखना चाहिए ना, और वो हाँ हाइड्रोजोआ को नहीं एंड पे रखना चाहिए। हाँ, एक और बात मैं आपको बताता हूँ, ये चीज़ मुझे भी फील हुई, ये चीज़ मुझे भी फील हुई थी कि इन्होंने ये क्या किया है कि वैसे तो कैम्बल में इस तरह की डिस्कशन ही कोई नहीं है, कैम्बल में तो इस तरह की डिस्कशन ही कोई नहीं है। वो कैम्बल वो जो है वो तो उन्होंने पूरा ग्रुप ही बताया हुआ नाइडेरियंस का, तो कैम्बल में तो नहीं है। ठीक है, ये मैं इसलिए क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि वो आप वहाँ से कंफ्यूज ना होइएगा। वहाँ पर उन्होंने सिर्फ फाइलम नाइडेरिया लिखा हुआ, बस उसके अलावा नहीं लिखा हुआ। दूसरी बात आ जाती है कि इन्होंने जो मिलर है या हिकमैन है उसमें ये एंथोजोआ सबसे एंड पे दे रहे हैं। असल में ना यूं कह लीजिए कि हम क्या चाहते हैं और वो क्या दिखाना चाह रहे हैं हमें, ये दो डिफरेंट चीज़ें होती हैं। मैं समझता हूँ सम टाइम ये है कि एंथोजोआ को एंड पे रखने का हो सकता है कि ये जो है वो हो वजह हो कि आप इसको जो है वो इस तरह से पढ़ें कि आहिस्ता आहिस्ता आपको पता लगेगा कि इनका जो कौन कौन से इनमें से फीचर्स जो हैं वो एंथोजोआ में नहीं है, फिर उससे पीछे वाले में कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि या जो एंथोजोआ से पीछे वाला था वो कौन सा था, वो था सर स्काइफोजोआ, नो नो, एंथोजोआ से पीछे था स्टारोजोआ। क्यूबोजोआ। अब क्यूबोजोआ जो है वो अगर एंथोजोआ से पीछे है तो आपने ये देखना है कि एंथोजोआ में वो कौन से फीचर नहीं हैं जो क्यूबोजोआ में है, और फिर उसके बाद और पीछे आ जाएं कि कौन से फीचर आपने स्टोरोजोआ में पढ़ लिए थे जो क्यूबोजोआ में अब नहीं पढ़ रहे आप, फिर स्काइफोजोआ में फिर कौन से फीचर हैं जो आपने स्टोरोजोआ में पढ़े थे और क्यूबोजोआ में नहीं स्काइफोजोआ में नहीं पढ़ रहे और क्यूबोजोआ में नहीं पढ़ रहे। इट इज जस्ट लाइक दिस। लेकिन मैं समझता हूं कि फिर भी ये सूटेबल नहीं है कि आप इन्हीं तमाम ग्रुप्स को एग्जैक्ट रिवर्स ऑर्डर में चलाएं, जो एक्चुअल ऑर्डर है वो चलना चाहिए। और थैंक गॉड के चलें, ठीक है कि वो उन्होंने तो जो भी सीरीज चलाई सो चलाई, एंड पे ये क्लैडोग्राम दे दिया और इस क्लैडोग्राम की बेस के ऊपर हम जो है वो बहरहाल अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत कुछ ड्रॉ कर सकते हैं।
जी बेटा, और कोई सवाल? तो सर ऐसे भी हो सकता है ना कि अब जैसे ये एंथोजोआ बेसल ग्रुप है और इसमें सारे करेक्टर्स है जो आगे वालों में हैं, तो उन्होंने इस डायरेक्शन में इस तरह से किया हो कि आगे 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 के मजीद करेक्टर्स ऐड होते जा रहे हैं। आगे मजीद कैरेक्टर्स ऐड हो रहे हैं। हाँ हाँ, क्लेडोग्राम तो ऐसे ही बना हुआ। क्लेडोग्राम की बात करिए ना आप? नहीं सर, जो मतलब जो ये मिलर हार्ले में है कि पहले तो वो हाइड्रोजोआ दिया हुआ है ना, तो अगर हम इस क्लेडोग्राम को देखें तो वो एंथोजोआ बेसल ग्रुप है ना, तो लेकिन अगर हम हाइड्रा से एंथोजोआ में आते हैं तो पीछे पीछे करेक्टर्स नहीं ऐड होते जा रहे, नहीं, क्योंकि जो एंथोजोआ है उसमें तो कुछ कैरेक्टर्स निकल रहे हैं। बहरहाल इसको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करते। लेट अस पुट दिस वे कि ये जो ग्रुप बन रहा है, इस ग्रुप में जो तरतीब है वो राइट फ्रॉम द एंथोजोआ टू हाइड्रोजोआ है। इसमें एंथोजोआ, फिर उसके बाद क्यूबोजोआ, फिर उसके बाद स्काइफोजोआ, फिर उसके बाद स्टोरोजोआ और एंड पे हाइड्रोजोआ। ये जो है वो तरतीब है, ठीक है। उन्होंने जिस भी तरतीब में दिया हुआ है दैट वो, आप इसको यूं कह लें कि इन्होंने जो तरतीब दी हुई है वो हाईएस्ट लोएस्ट है। हाईएस्ट एवोल्यूशनरी ग्रुप टू लोएस्ट एवोल्यूशनरी ग्रुप, इसको इस तरह से कह लीजिए, ठीक है। तो ये जो है वो एक तरतीब हमें नज़र आती है जो कि एज्यूम्ड, इस क्लेडोग्राम से जो एज्यूम किया जाता है। शायद उन्होंने बुक में दोनों चीज़ें कवर करने के लिए लोएस्ट टू हाईएस्ट के लिए उन्होंने क्लेडोग्राम दे दिया और हाईएस्ट लोएस्ट के लिए उन्होंने वो फिर वो कैरेक्टर्स दे दिए जो इन्होंने टेक्स्ट में लिखे हुए हैं। तो लेट अस पुट इट दिस वे, ताकि हमें जो है वो परेशानी ना हो। अच्छा जी, अब हमारे पास जो है बेसिकली दिस हैज़ बीन जस्टिफाइड। यहाँ तक आप जो है वो ये एवरीथिंग यू हैव क्लियर्ड। उसके बाद आता है बायलेट्रिया। अब जो बायलेट्रिया है उसमें आपके पास एक सिचुएशन क्लियर है कि यू आर नाउ गोइंग टू डिस्कस द सिमेट्री दैट इज नोन एज बायलेट्रिया। तीन तरह की आपके पास सिचुएशंस है इसमें। एसिलोमेट्स हैं, सूडोसिलोमेट्स हैं और सिलोमेट्स हैं। अब एसिलोमेट्स में एक तो आपके पास था एसिलोमॉर्फा, दैट इज डन। उसके बाद आगे आ जाइए कि लोफोट्रोकोजोआ, एक्डाइसोजोआ और ड्यूटेरोस्टोमिया। अगर आप मिलर हार्ले में देखते हैं तो ये इस तरतीब में डिस्कस हुए हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो लोफोट्रोकोजोआ जो है वो आपके सामने आने वाला है और आपने जो है वो इसको डिस्कस करना है। लोफोट्रोकोजोआ का नेमिंग रीज़न हमने पढ़ी थी कि लोफोट्रोकोजोन्स जितने भी होते हैं इन सब के अंदर एक्चुअली एक कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक स्ट्रक्चर बनता है लोफोफोर। इसको कहते हैं हॉर्स शू लाइक स्ट्रक्चर। हॉर्स शू क्या होता है जी, किसी को पता है हॉर्स शू? घोड़े का जूता। कोई बताने लगा था कुछ? कभी आपने किसी जानवर के नीचे वो ठोकते देखा है? लोहे की एक शील्ड होती जी है। सर, घोड़े के पाँव के नीचे ठोकते हैं। घोड़े के जो खुर होता है ना, एक्चुअली खुर बना हुआ है केराटिन से। वो सड़कों पे फिरने के लिए नहीं होता, ठीक है। तो वो फिरेगा, जाहिर है वो तो घिस जाएगी केराटिन सारी, वो ख़राब हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता बहुत जल्दी घोड़ा चलने के काबिल नहीं रहेगा। तो वो जो खुर होता है उसको रिमूवल से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए, वो फिर आप एक लोहे का एक इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो उसके पूरे खुर की बाउंड्री पर ठोकते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर, ठीक है। उसको जो है वो कीलों के ज़रिए बाकायदा केराटिन के अंदर उसको ठोका जाता है, उसको पुट किया जाता है, या यूँ कह लीजिए कि उसको बाकायदा कब्ज़ों के साथ जोड़ा जाता है। तो इसको आप हॉर्स शू कहते हैं। तो ये हॉर्स शू लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जो इनके ऊपर बनता है लोफोफोर, वो इंशाल्लाह हम डिटेल में देखेंगे। दूसरा ट्रोकोफोर लार्वा होता है इनके अंदर। ट्रोकोफोर लार्वा, ट्रोको का असल में वर्ड जो निकला है वो निकला है टायर से। यहाँ पर इन्होंने बाकायदा इसकी डिटेल दी हुई है लोफोफोर। और ये देखिए यहाँ पर ट्रोकोफोर, अ स्मॉल व्हील और डिस्क, द ट्रॉक पार्ट ऑफ द नेम। जो ट्रॉक है वो डिस्क शेप, ये डिस्क जो है ना, ये देखिए दो डिस्क्स, एक डिस्क ये है और एक ये है।
तो ट्रोकोफोर जो है लार्वा, इस वजह से इस पूरे ग्रुप को नेम दिया गया। अच्छा, अब जो पहला फाइलम है जो हमने डिस्कस करना होगा नेक्स्ट, वो है प्लेटीहेल्मिन्थ्स। अब जो प्लेटीहेल्मिन्थ्स है, इसका एक प्रॉब्लम है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स जो है वो एक मिनट, प्लेटीहेल्मिन्थ्स वैसे तो अगर आप सिंपल किसी बुक में डिस्कस करते हैं ना प्लेटीहेल्मिन्थ्स को, तो सिंपल बुक में डिस्कशन के लिए प्लेटीहेल्मिन्थ्स तमाम वो वॉर्म्स होते हैं जो फ्लैट होते हैं डॉर्सोवेंट्रली, पिचके हुए ऊपर नीचे से, सारा आपको पता है तमाम वो वॉर्म्स प्लेटीहेल्मिन्थ्स होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम है, और वो ये है कि प्लेटीहेल्मिन्थ्स में बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं तो जो प्लेटी तो हैं लेकिन हेल्मिन्थ नहीं है। जी बेटा, हेल्मिन्थ क्या होते हैं? सर जो पैरासाइट्स होते हैं। हाँ हाँ हाँ, आपने हेल्मिन्थोलॉजी पढ़ी हुई है नहीं? जी सर, उसमें सारे ये टेपवर्म्स, लिवर फ्लूक्स आते हैं ना। जी बेटा, हेल्मिन्थ का क्या मतलब है? हेल्मिन्थोलॉजी। हेल्मिन्थ का मतलब होता है वॉर्म्स। वॉर्म्स, टेपवर्म वगैरह जो आप कह रही हैं, नॉट नेसेसरली पैरासाइट्स। जो आपकी बात को ठीक करने लगा था मैं। प्लेनेरिया इज ए हेल्मिन्थ बट इट इज नॉट अ पैरासाइट, इट इज अ फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म। हेल्मिन्थ वॉर्म को कहते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि जो प्लेटी हेल्मिन्थ्स हैं उसमें आप अपने जो आम तौर पे आप बुक्स पढ़ते हैं ना, जैसे आपने एफएससी की पढ़ी या कोई और, इवन कैम्बल भी आप पढ़ेंगे, कैम्बल में जाहिर है मैं अब डाइवर्सिटी के लिए मिलर पे क्यों शिफ्ट हुआ, वो इसीलिए शिफ्ट हुआ बेसिकली कि कैम्बल में उस तरह की डाइवर्सिटी नहीं है। कैम्बल में भी प्लेटी हेल्मिन्थ्स में सारे वो ऐड कर दिए गए हैं जो फ्लैट है, वो चाहे वार्म है या नहीं है, वो उसको जो है वो प्लेटी हेल्मिन्थ्स में डाल दिया गया। इसके लिए एक ट्रेडिशनल नेम दिया जाता है जिसको आप कहते हैं प्लेटिजोआ। प्लेटिजोआ, यहां पर अगर आप गौर करें तो ये देखिए कि प्लेटिजोआ इज अ ट्रेडिशनल ग्रुपिंग ऑफ फाइला, जिसमें प्लेटीहेल्मिन्थ्स आ जाते हैं, गैस्ट्रोट्राइका आ जाते हैं, माइक्रोग्नेथोजोआ आ जाते हैं, नेथोस्टोमिलिडा आ जाते हैं, रोटीफेरा आ जाते हैं, अकेंथोसिफेला आ जाते हैं। ये आपके सामने 1 2 3 4 5 6 फाइला हैं जो कि आपके सामने आते हैं, और कुछ माइनर फाइला भी हैं, इसमें माइनर फाइला भी हैं। अब ये बेसिकली प्लेटिजोआ हैं, और प्लेटी का मतलब फ्लैट है। तो ये असल में जितने भी हैं वो ऑर्गेनिज्म जो फ्लैट हैं वो हेल्मिन्थ्स हैं या नहीं हैं, वो सारे इसमें आ जाने। ठीक है। अब एक और बात कि ये ग्रुप, ये मुझे लिखा नजर आ गया तो मुझे याद आया ये बात एक और करनी है। देखिए, एक बात तय है, और वो क्या है? ऑल एनिमल्स आर अ क्लैड एंसेस्टर कॉमन है। ओके, मान लिया, फाइन। एक प्रॉब्लम है, और वो क्या है? वो ये है कि जो लोफोट्रोकोजोआ है ना, नॉट ओनली प्लेटीहेल्मिन्थ्स, पूरा लोफोट्रोकोजोआ का जो ग्रुप है, वो बड़ा मखसूस फीचर जो है उसके बारे में ये समझा जाता है कि दिस ग्रुप इज पैराफाइलेटिक। पैराफाइलेटिक जो है, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एंसेस्टर तो कॉमन हो, लेकिन डिसेंडेंट्स आपके ख्याल में, यूं कह लीजिए कि कुछ डिसेंडेंट्स जो हैं वो आप इसके बजाय किसी और जगह प्लेस कर बैठे हो। ड्यूटेरोस्टोमिया में, ड्यूटेरोस्टोमिया में तो खैर नहीं, उधर एक्टाइसोजोआ में। ठीक है। तो ये इसके बारे में ये समझा जाता है कि ये मोनोफाइलेटिक लोफोट्रोकोजोआ जो है ना, वो मोनोफाइलेटिक ग्रुप नहीं है, बल्कि इसमें कुछ और फाइला के ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो भी मौजूद हो सकते हैं। जैसे ये जो चैप्टर है इसको अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाकर देखें तो क्लैडिस्टिक अप्रोच किधर गई? फाइलोजेनेटिक, ओ फाइलोजेनी तो बहुत ऊपर, सॉरी, खैर छोड़ें।
तो ये जो है वो ग्रुप ये पैराफाइलेटिक है, ये मोनोफाइलेटिक नहीं है। इसके कुछ इंडिविजुअल्स इधर नहीं हैं बल्कि वो किसी और ग्रुप में क्लासिफाई हुए हैं ड्यू टू सम रीजंस। इसलिए जो या इसको यूं कह सकते हैं कि किसी और ग्रुप के इंडिविजुअल्स इसमें किसी वजह से क्लासिफाई हुए हुए हैं जो कि इस ग्रुप के नहीं होने चाहिए, इस ग्रुप में मौजूद नहीं होने चाहिए। लेकिन होता क्या है, अब एक और यहाँ एक और प्रॉब्लम आ गया ना। आपने लोफोफोर या ट्रोकोफोर की वजह से, फॉर एग्जाम्पल आपको बात आसान कर देता हूं, एक ऑर्थ्रोपोड है, वो ऑर्थ्रोपोड जो है उसका लार्वा ट्रोकोफोर लार्वा है, डबल डिस्क लार्वा, ठीक है। अब वो जो डबल डिस्क लार्वा है वो ट्रोकोफोर लार्वा की वजह से कोई ऑर्गेनिज्म प्लेस हो जाता है किसमें, लोफोट्रोकोजोआ में। अब ये प्रॉब्लम आया, क्यों? क्योंकि आपने कॉमन एंसेस्ट्री तो बना दी लेकिन किसी और का ऑर्गेनिज्म इधर जो है वो आपने वो कर दिया, ऐड कर दिया। ऐसी सूरत में फिर ये पैराफाइलेटिक ग्रुप बन जाएगा, ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप जो है ये नहीं रहेगा। तो लोफोट्रोकोजोआ का ये जो प्लेटिजोआ है इसके बारे में वो यही कहता है कि ये ग्रुप भी जो है, अगर मैं यहाँ पर कहूँ तो बेसिकली ये जो दो हैं ना, ये जो दो हैं, ये जो दो हैं ये एक्चुअली कहलाते हैं प्लेटिजोआ, इस ग्रुप के मुताबिक ये दो। लेकिन हम अपने मुताबिक इस पूरे ग्रुप के अंदर जो जो हमने ऐड करना होगा वो हम ऐड करते जाएंगे, ठीक है। ब्रैकियोपोडा ये तो उसमें आ जाएगा, मोलस्का में। अब ये भी मोलस्का से अलग करके दिखाया हुआ है। तो बहुत सी रीजंस हैं जिसकी वजह से इन सबको एक दूसरे से अलग किया गया है और ज़्यादा फायदा बनाए गए हैं। जी बेटा जी।